दोस्तों, रीराइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री में हम आगे की बात करेंगे। महमूद गजनवी के समकालीन थे राजेंद्र चोल, तो उनको राजेंद्र द ग्रेट के नाम से पुकारा जाएगा क्योंकि उनका राज्य था दक्षिण भारत से लेकर फिलीपींस तक, और वो 1014 से 1044 के बीच में उनका कार्यकाल रहा। और फिर जो आजकल सिलेबस में पढ़ा जाता है कि 1192 तक का जो काल था वो राजपूत ब्राह्मण गठजोड़ का था। इस पर भी कांटा लगेगा क्योंकि जो अहोम राजा थे वो तो क्षत्रिय नहीं थे। इसी तरह और भी राजा जो हम देखते हैं उस वक्त के, बहुत से ऐसे राजा थे जो कि क्षत्रिय की श्रेणी में नहीं थे, क्योंकि हर्षवर्धन के बाद की बात ही करें तो लेटर जो गुप्त थे वो बाद तक भी राज्य करते रहे, तो वो भी ब्राह्मण नहीं थे, ना ही वो राजपूत थे। और जहाँ तक गठजोड़ की बात है तो गठजोड़ इसमें कहाँ से आ गया, क्योंकि इन लोगों ने जो खासकर आज़ादी के बाद जो इतिहास लिखा गया वो लेफ्टिस्ट लोग थे, और ये लेफ्टिस्ट जो थे ये हिंदू धर्म को समाप्त करना चाहते थे। क्योंकि 1850 में ईसाई मिशनरियों की प्रभाव में आके, ईसाई मिशनरियों से जो जानकारी मिली, यानी ईसाई मिशनरी तो भारत को, हिंदू धर्म को वैसे ही बर्बाद करना चाहते थे, तो उसके आधार पे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अंग्रेज़ भारत से तभी वापस आएँ जब वहाँ हिंदू धर्म नष्ट हो जाए। तो जो लेफ्टिस्ट हैं इनका यही उद्देश्य होता है, इसलिए ये जो अब्राहमिक रिलीजन है, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स, इनको हमेशा उभारते हैं। लेकिन आप देखिए कि जो मुस्लिम कंट्री हैं उनमें इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता, और जो डिक्लेयर्ड क्रिश्चियंस कंट्री है वहाँ भी इनकी कोई खास पूछताछ नहीं होती। ईरान में क्रांति जो हुई, मुस्लिम क्रांति, उसमें सबसे ज़्यादा इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था लेफ्टिस्ट में। लेकिन इस्लामिक क्रांति सफल होने के बाद सबसे ज़्यादा इन्हीं को फांसी दी गई, या तो ये भाग गए या मारे गए। तो भारत क्योंकि हिंदू देश है और उदार लोग होते हैं हिंदू, तो यहाँ ये अपनी सब तरह की, इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह के जो नैरेटिव्स हैं वो चलाते हैं। इसी तरह जो आज़ादी से पहले के जो भी राइटर थे, चाहे वो जेम्स मिल, जिनके बाद में जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकर थे और काफ़ी ऊपर तक गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, लगभग वाइस प्रेसिडेंट या जो भी उनका नंबर 2 का होता था डायरेक्टर के बाद, वहाँ तक वो पहुँचे थे। वो कभी भारत में आए नहीं। वहाँ जो हायरार्की थी जो रिलीजन की, जिसमें छोटा और बड़ा और इस तरह का जो था, वो इन्होंने यहाँ नैरेटिव चलाया कास्ट के ऊपर। जैसे ब्राह्मण सबसे बड़े, फिर क्षत्रिय और जो शूद्र हैं, और इसी तरह द्रविड़ और ये आर्य का एक कॉन्सेप्ट गढ़ा गया इनके द्वारा। जो कोल्डवेल थे, जिनकी डीएमके वाले पूजा करते हैं, कोल्डवेल ईसाई मिशनरी जो थे, उन्होंने द्रविड़ को एक जाति ही घोषित कर दिया। जबकि द्रविड़ जो 3 तरफ से घिरा हुआ, पानी से घिरा हुआ जो लैंड मास है भारत का, दक्षिण भारत, उसको द्रविड़ कहते हैं, द्रविड़ एरिया जो क्षेत्र है। तो इन्होंने उसको द्रविड़ जाति घोषित कर दी कि वो उत्तर भारत में रहते थे। आर्यन इन्वेजन थ्योरी के साथ जोड़ दिया कि आर्य बाहर से आए थे। और मैक्स मुलर जो कि क्रिश्चियन मिशनरी ही थे, वो उनका उद्देश्य उन्होंने अपने पत्र में भी लिखा है कि यही अवसर है जब भारत को एक क्रिश्चियन कंट्री में बदला जा सकता है। तो वो भी इसी दृष्टि से लिखते थे, जो कि वेदों का उन्होंने जो डिस्टोर्टेड जो फैक्ट्स रखे, और जो बाद में इन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। क्योंकि स्वामी दयानंद जो कि वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता थे, सत्यार्थ प्रकाश जिन्होंने लिखी, तो उन्होंने कहा कि मैक्स मुलर को तो कुछ भी नहीं आता। अब मैक्स मुलर, मैक्स से मोक्ष नाम रख लेने भर से वेदों का ज्ञान थोड़ा हो जाएगा। और वैसे भी जो संस्कृत है उसमें कई तरह के, जो एक शब्द के कई शब्द बनते हैं। और वैसे भी हमारे जो जितने ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनमें 3 अर्थ तो हम मोटे तौर पे लगाते हैं। एक तो आदि भौतिक, यानी जो लिटरल, जो एकदम सामने दिखाई देता है, जिसका अर्थ जो भौतिक है। और फिर आदि दैविक, यानी जिसमें चेतना और उस तरह के रूप में किसी भी बात को लिया जाता है। और आदि आध्यात्मिक, यानी आध्यात्मिक रूप में, जो कि एक परमात्मा से जोड़ के उसका अस्तित्व होता है, उस शब्द का अर्थ होता है। तो हमारे यहाँ वैसे भी इस तरह की बहुत सी बातें होती हैं जो इस तरह ली जाती हैं। जो अब्राहमिक रिलीजन है, क्रिश्चियंस मिशनरीज जो आए, वो उसको लिटरली भौतिक रूप में ही लेते हैं, और इसलिए उनको ना तो उस चीज़ का ज्ञान होता और ना इतने समय में ज्ञान हो सकता। मैक्स मुलर भी कभी भारत नहीं आए, जेम्स मिल भी कभी भारत नहीं आए, और विलियम जोन्स जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जिसने बनाई 1784 में, उसको भी जो एक तरह उसका भी यही उद्देश्य था कि हिंदू धर्म को और यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को बदनाम किया जाए। तो ये जो लोग सिलेबस में जिसकी हम बात करते हैं, रीराइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री में, तो इन लोगों ने इसी तरह का इतिहास लिखा। और आगे भी हम लगातार जैसे देखते हैं, महमूद गजनवी के बाद जो हमारे इतने शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने 1192 तक जब मोहम्मद गोरी जीता,
उस वक्त तक भारत में इस्लाम को फैलने नहीं दिया, जबकि कुछ एक सालों में ही ये पूरे अफ्रीका और यूरोप का बहुत सा, ईस्टर्न यूरोप और यूरोप के स्पेन और पुर्तगाल तक के इलाकों पे इनका अधिकार हो गया था, और सेंट्रल एशिया। ये तो 712 में जो सिंध पर इनका एक आक्रमण सफल हुआ, उससे बहुत पहले ही ये लोग सब जगह अधिकार कर चुके थे। तो इतने शक्तिशाली हमारे योद्धा रहे और इतना इन्होंने रेजिस्टेंस किया। तो ये सारा जो रीराइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री है उसमें सब कुछ शामिल होगा। और जहाँ तक मोहम्मद गोरी की 1192 वाली ही लड़ाई मुख्य रूप से बताते हैं, 1178 में नाइकी देवी जो कि गुजरात के जो चालुक्य राजवंश था उसकी महारानी थी, जो कि संरक्षक थी अपने पुत्र की, मूलराज की, तो उन्होंने आबू की तलहटी में मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हराया था और ये भाग गया था वापस अफ़गानिस्तान, गजनी। क्योंकि महमूद गजनवी के बाद जो उसका वंश चला, तो फिर मोहम्मद गोरी और इनके परिवार ने उसको समाप्त करके जो है अपना अधिकार कर लिया था गजनी पर। और उसके बाद फिर 1191 में जो है बुरी तरह हारा, रावड़ी में पृथ्वीराज चौहान ने हराया, जिसमें गोविंद राय तोमर जो कि दिल्ली के जाट राजा थे, जो सेनापति भी थे पृथ्वीराज चौहान के, उनके भल्ले से, जो भल्ले का वार, ज़बरदस्त भल्ले का वार मोहम्मद गोरी पे किया, तो इनके बाँह पे वो लगा और ये जख्मी होकर घोड़े से नीचे गिर गए, जिसमें एक खिलजी सैनिक इनको युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाके इनकी जान बचाई। तो 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, तो के निज़ामी एक इतिहासकार हैं हमारे यहाँ पे, तो उसने लिखा है कि घृणित वर्ण व्यवस्था के कारण पृथ्वीराज चौहान हार गया। अब 1191 में तो घृणित वर्ण व्यवस्था थी नहीं, 1192 में वो घृणित वर्ण व्यवस्था, 1 साल बाद घृणित वर्ण व्यवस्था भी होगी। तो इन लोगों का हर तरीके से बदनाम करना इस देश के धर्म को, संस्कृति को, यही इन लोगों का सिलेबस में, यही लगातार हमें ये पढ़ाते रहे। इस तरह सिलेबस लिखा जाता रहा जैसे किसी इस्लामिक राष्ट्र का सिलेबस हो, जिसमें लगातार डिस्करेज करना अपने योद्धाओं के बारे में, जबकि इतना संघर्ष, इतना रेजिस्टेंस कहीं पर भी नहीं किया गया किसी भी देश में जितना कि इस्लामिक इन्वेडर्स का भारत में किया गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो कुतुब मीनार है, यहाँ 26-27 जो हिंदू और जैनों के जो मंदिर तोड़े गए, उसके बाद जो कुतुब मीनार है इसकी जो वास्तुकला है, इसको ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में ये एस्ट्रोनॉमी के उसमें एक ऑब्जर्वेटरी बनाई गई थी, और इसमें जितने भी कमल का फूल और सब कुछ हिंदू चिन्ह हैं, तो इनको बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पहले से ही ऑब्जर्वेटरी, जिसके ऊपर के हिस्से पे इन लोगों ने उसको तोड़ ताड़ के या थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दिया है। तो ये भी हमारी जो है धरोहर है, ये भी सिलेबस में ये इस तरह के सारी बातें आने वाले उसमें रीराइटिंग में आएंगी। और जो हमारे उसके बाद हम देखते हैं कि इल्तुतमिश, उसने जो है महाकाल जो मंदिर है उज्जैन का, उसको ध्वस्त किया था। ये बातें ज़्यादा मिलती नहीं हैं, हालांकि इनका बहुत बड़े क्षेत्र पर इनका राज्य नहीं होता था, कर वगैरह की व्यवस्था भी कुछ खास नहीं थी, इक्ता वगैरह की व्यवस्था होती थी, जहाँ से ये कुछ अनाज के रूप में और पशुओं के रूप में कुछ कर प्राप्त करते थे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि बलबन के समय में, बलबन तो बहुत ही गुलाम वंश का वो था ही, सभी को पता है, और वो जो छोटी जाति के लोग होते थे मुसलमानों में भी, उनसे बहुत नफरत करता था। वो कहता था जब भी कोई नीच जाति का व्यक्ति मुझे दिखाई देता है तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। तो जिसकी बात, ये जाति व्यवस्था सबसे ज़्यादा हमारे धर्म और संस्कृति पे जो अटैक करते हैं ये लोग, ये सबसे ज़्यादा जाति और वर्ण व्यवस्था के नाम पे करते हैं, जबकि इनके यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इस तरह का भेदभाव चलता है। तो जो जाति व्यवस्था है, इस तरह के भी सिलेबस में परिवर्तन होने हैं। ये कास्टा इसको बोलते थे, जो कास्ट शब्द आजकल हम लिखते हैं, ये कास्ट शब्द हमारा नहीं है। ये स्पेन में, पुर्तगाल के क्षेत्र में स्पेनिश ही माना जाता है, क्योंकि स्पेन का कुछ भाग पुर्तगाल के अधीन और पुर्तगाल का स्पेन के अधीन, इस तरह का वहाँ चलता रहता था। तो ये स्पेनिश वर्ड है कास्टा, जिसके कारण कास्ट बना। तो जो पुर्तगाली जब गोवा पे अधिकार किया तो उन्होंने वहाँ एक हायरार्की होती थी वो कास्ट वाइज, जिसमें बड़े और छोटे का मतभेद होता था। तो इन लोगों ने यहाँ ये इम्पोज किया हिंदू धर्म पे भी, ब्राह्मण को सबसे बड़ी कास्ट बना के, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह का इन्होंने वो कास्ट, और फिर जितने भी ये जो जातियां हैं उन जातियों को जैसे कास्ट आजकल भी लिखा जाता है, तो वो हमारी जो जातियां थी वो वैसी कास्ट नहीं थी जो छोटी बड़ी के हिसाब से। हमारे यहाँ तो ट्रेड प्रोफेशन थे, जैसे लोहे का काम करने वाला लोहार, सोने का काम करने वाला सुनार, तो यहाँ प्रोफेशन थे ये।
तो सबके अपने अपने ज़मीन का जो काम करने वाला ज़मींदार। तो हमारे यहाँ प्रोफेशन थे, जब भी कोई गांव बसाया जाता था तो सभी जातियों के यानी सभी प्रोफेशंस के लोगों को बुलाकर गांव में बसाया जाता था ताकि वो गांव आत्मनिर्भर बने। जैसे तेली है, उसका तेल का काम था। तो ये सब प्रोफेशन थे। इन लोगों ने वर्ण व्यवस्था के साथ जोड़ के और जाति पाति हायरार्की बना के, ऊंच नीच बना के, और इस तरह ये जो है भेदभाव वाली जो हमारे साथ धर्म के साथ जोड़ दी। अदरवाइज तो वेदों में भी जो मेरिट के हिसाब से जिसमें योग्यता होती थी तो वो ब्राह्मण बन सकता था। अगर किसी की योग्यता क्षत्रिय की थी, लड़ सकता था, तो वो क्षत्रिय बनता था। इसी तरह वैश्य जो खेती और व्यापार का काम कर सकता था, और जो कोई भी काम नहीं कर सकता तो समाज में तीनों वर्गों के सहयोग के साथ वो काम करता था, वो शूद्र में आता था। तो ये बिल्कुल मेरिट वाला काम था। जैसे हम इतिहास में भी देखते हैं कि महर्षि वाल्मीकि वो ब्राह्मण हो गए थे शूद्र से। तो इसी तरह के और भी बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं। तो जो इन लोगों ने लगातार जो सल्तनत काल रहा, ये अलाउद्दीन खिलजी की बड़ी प्रशंसा करते हैं, जबकि उसने तो इतना भेदभाव किया, इतना जो है नुकसान किया हिंदू धर्म का, मंदिरों का, धन दौलत का, और बहुत ही जो है वो क्रूर व्यक्ति था। जबकि उसकी बड़ी तारीफ़ करते हैं कि उसने रेवेन्यू सिस्टम किया, वो ये किया वो किया। जबकि रेवेन्यू सिस्टम में वो 50% तो किसानों से तो सीधे सीधे ही लेता था कर। उसके बाद उसने इतना कमज़ोर कर दिया किसानों को और जो बाकी लोग थे, क्योंकि गांव में जो मुकद्दम खूब चौधरी ये लोग होते थे, ये कर उगाने वाले लोग होते थे, तो ये भी संपन्न होते थे किसानों के साथ। तो इन सब के उसने अधिकार छीन लिए थे। और बाकी भेदभाव तो करता ही था बहुत ही ज़्यादा, और कितना ही उसने हमारे धर्म और संस्कृति का नुकसान किया। तो उसके बाद जो मोहम्मद तुगलक के बाद तो जो है एक विजयनगर एम्पायर की स्थापना हुई हरिहर बुक्का के द्वारा, जो 1336 में। इसी तरह 1320 तक लोहारा डायनेस्टी थी कश्मीर में, वो उसके बाद ही वहाँ पे जो है इस्लामिक शासन स्थापित हुआ है। तो वो बहुत लंबे समय तक ये हमारे जो है हिंदू राजा वहाँ पे राज करते थे। और जो 1320 में खुसरो खान एक भारतीय मुसलमान यहाँ जो है दिल्ली की गद्दी पे बैठा था सल्तनत काल में, लेकिन बहुत ही बहादुर व्यक्ति था। गियासुद्दीन तुगलक ने बाद में उसको हरा दिया था। तो वो दोबारा हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार एक शासन कायम करना चाहता था। तो ये सब इनके नाम बहुत ज़्यादा सिलेबस में अभी नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो उसके बाद जो राणा कुंभा जो थे चित्तौड़गढ़ के, कुंभकर्ण नाम था उनका, उनका भी इतिहास बहुत ही शानदार है। उनके बारे में भी आगे काफ़ी कुछ रीराइटिंग में लिखा जाएगा। और वो 1433 1468 इस दौरान रहे, जब सैयद वंश था और फिर बहलोल लोदी जो है आ गया था। तो उस वक्त का उनका इतिहास है, जब काफ़ी दिल्ली में एक तरह से कमज़ोर शासन ही था। और फिर हम देखते हैं कि जो बाबर ने अपनी तुज़ के बाबरी अपनी जीवनी में लिखा है, लोग बड़ा पढ़ाते हैं कि महाराणा संगा ने जो है उनको पत्र लिखा था भारत पर आक्रमण करने के लिए। उनको क्या ज़रूरत थी पत्र लिखने की, क्योंकि उन्होंने खुद इब्राहिम लोदी को 2 बार हराया था। महमूद खिलजी जो मालवा का शासक था, उसको भी हराकर उन्होंने वापस ही उसका राज्य सौंप दिया था। वो तो इतने वीर व्यक्ति थे। और जहाँ तक वो खानवा की लड़ाई थी, तो खानवा की लड़ाई में वो जो है बाहर जख्मी होने के बाद उनके सैनिक उनको बाहर ले आए थे। तो वो अनिर्णित युद्ध रहा था, जिसमें ये विजेता बताते हैं बाबर को। विजेता कहाँ हुआ, वो तो उसके बाद भी अपना चित्तौड़गढ़ में अपना राज्य चलाते रहे। जो व्यक्ति हार गया, जैसे इब्राहिम लोदी यहाँ पानीपत में मारा गया, तो उसकी तो राजधानी पे जाके बाबर ने कब्जा कर लिया आगरा में, तो वहाँ चित्तौड़गढ़ पे क्यों नहीं किया। तो ये बहुत ही सिलेबस में ऐसे जो है गलत चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग हैं, और डिस्करेज करने के लिए भारतीयों को, इनका उत्साह भंग करने के लिए इस तरह की बातें पढ़ाई जाती हैं। तो आज हम अगर और ज़्यादा लंबी बातें करेंगे तो हमारा वीडियो और बड़ा हो जाएगा। तो आज हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।